अपनी सरकार कैसे आएगी? अपनी सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में आएगी। 22 और 24 में गलती कहाँ हो गई? गलती कहीं नहीं हुई, हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि 24 में तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो रिजल्ट था वो बहुत खूबसूरत था। क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री हैं तो उनमें इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को संभाल सकें। देश जी कहते हैं कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर टकरा ना रहे होते तो ये हालात भी ना होते। जब टकराते हैं तभी दिक्कतें आती हैं। तो ये कांवड़ का विवाद जो है पूरा नेम प्लेट से लेकर जो तस्वीरें मारपीट की आ रही हैं सब कुछ पर आपकी टिप्पणी क्या होती है? कुछ युवा हैं, उसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म और जो आस्था है वो कम दिखती है, शोर ज़्यादा दिखता है। तो जब उसमें शोर दिख रहा है तो फिर वो आस्था कहाँ गई? आप तो सिर्फ साबित कर रहे हो कि आप कांवड़ लेके जा रहे हो। धर्म और राजनीति अब एक साथ चल रही पिछले कुछ सालों से। हम जैसे लोग उसको नहीं ठीक समझते। धर्म और राजनीति अलग है। धर्म अपनी होती है, सुविधा देना सरकार का दायित्व होता है, लेकिन इस तरीके का विवाद पैदा करना संविधान के हिसाब से सरकार का दायित्व नहीं है। ये सरकार कहती है जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आप तो देख ही रहे हो कितने विधायक सांसद क्या कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार के। सही मायने में लोगों की मदद करनी है तो जो नीतियां बनती हैं उस पे अपना योगदान देना, या जो सरकारी अनुदान मिलता है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उसमें अपनी भागीदारी निभाना, वो मौका सिर्फ राजनीति में आके ही मिलता है। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश की राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं। वो चाहे राज्यसभा और लोकसभा में इस वक्त तमाम मुद्दों को उठाना हो और सरकार का उससे बचकर भागना हो, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा करें तो 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन इंडिया अलायंस का हुआ, उसके बाद से वहां की भी राजनीति बदली हुई नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक नई लाइन खींच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में आज तमाम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हैं अनु टंडन जी, जो कि पूर्व की सांसद रही हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एनएफ न्यूज पर। आपका सबसे पहला सवाल मेरा यही कि राजनीति से इतर अभी क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं आप? खुश हूँ लेकिन ना खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मेहनत लोग कर रहे हैं और सच्चाई को समझ रहे हैं। ना खुश इसलिए हैं क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालात कहाँ खराब है? हालात, मैं गांव में ज़्यादातर घूमती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल है, और जो खेत किसान में काम करने वाले किसान हैं, या जो गांव में रहने वाले हमारे युवा हैं या बच्चे हैं, उन लोगों के जो हालात हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसान है, उसको उसका नहीं मिल रहा पैसा, या आप नौजवानों की बात करें तो नौकरियां एक तरीके से ख़त्म ही हो रही हैं। और रही छोटे बच्चों की बात, तो गरीब बच्चा पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल यानी सरकारी स्कूलों में जो जाता था उनको भी मर्ज करके ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए। भाई 15% अगर अपने यूपी के प्राइवेट स्कूल की बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या मतलब है? और इन हालातों में ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि जो छोटे बच्चे, गरीब तबके के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, वो तो शायद स्कूल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि 4-5 किलोमीटर वो कैसे पहुँचेंगे। और रहे थोड़े बड़े बच्चे, तो स्वाभाविक है दिक्कतें तो बढ़ी जा रही हैं। स्कूल अगर कम मर्जर किया जा रहा है, बिल्कुल, तो एक परेशानी नहीं है। अगर परेशानियों की बात करें तो हर स्तर में, हर उम्र के लोगों के, हर तबके के लोगों के साथ परेशानियां हैं। शहर में बैठ के शायद कभी कभी टीवी या मीडिया से
उतना ज्ञान नहीं मिलता है जितना क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर आदमी को महसूस होता है। जनता सवाल पूछेगी कि अनु टंडन जी अगर सांसद नहीं है तो फिर भी क्षेत्र में जाती? बिल्कुल जाती हूँ, रेगुलरली जाती हूँ और अपने लोगों से मिलती रहती हूँ, उनकी परेशानियों को सुनती हूँ और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी करती हूँ। स्वाभाविक है कि एक व्यक्तिगत तौर पे हम कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सरकार अपनी होती तो हम शायद ज़्यादा कर पाते। अपनी सरकार कैसे आएगी? अपनी सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में आएगी। 22 और 24 में गलती कहाँ हो गई? गलती कहीं नहीं हुई, हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि 24 में तो मैं बहुत जिसको कहते हैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो रिज़ल्ट था वो बहुत खूबसूरत था। इंडिया अलायंस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और एक तरीके से केंद्र में वो जो एक मेजॉरिटी इस सरकार की होती, उस पर अंकुश ही लगा। और वही वजह है कि आजकल इस्तीफे भी होने शुरू हो गए। अब इस्तीफ़ों की वजह तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि अभी हमें ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, जब तक डायरेक्टली पता ना चले कि क्या कारण था। लेकिन अब इस्तीफ़े अगर आप कह रहे हैं आपको लगती तबीयत नासाज थी धनखड़ साहब की? इस उम्र के हिसाब से हो सकती है कि उनकी तबीयत नासाज हो। 11 दिन पहले कह रहे थे 2027 में रिटायर होऊंगा। अब उनसे पूछना पड़ेगा कि 11 दिन में उनकी क्या परेशानी हो गई। तो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है? क्या इंडिया अलायंस के साथ ही जाना है? ऐसा है, ये तो मैं छोड़ दूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे और अपने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों या बाकी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, तो वो निर्णय लेंगे। लेकिन जैसा हम लोगों को महसूस होता है कार्यकर्ताओं के बीच में, ये लड़ाई 27 की हम मिलके ही लड़ना चाहते हैं। और इस लड़ाई में अब की कई ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता पक्ष के भी हैं, वो विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। अगर मैं गाज़ियाबाद के लोनी के विधायक गुर्जर साहब की बात करूं, वो कहते हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मेरे ख्याल से जब सरकार का हिस्सा, उस पार्टी का हिस्सा ये बोलने लगे, तो ऑपोजिशन बोलता था तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पे बोल रहे हैं। जब खुद के लोग बोलने लगते हैं तो उसमें सच्चाई जनता को समझ में आने लगती है। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो मैं विपक्ष की ही मानी जाऊंगी और विपक्ष की बात उसी नज़रिए से देखी जाती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि जब उसी पार्टी का एक विधायक ये बात कहे तो उसकी सच्चाई कितनी गहरी होगी, ये खुद आपको सोचना चाहिए। लेकिन उसमें भी सवाल उठता है कि वो अधिकारियों को कहते हैं, तो ऐसे में क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को? ऐसा है कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, ये कहना तो गलत होगा। हमारे संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री सबसे मुख्य होता है और उसी के कहने पे सब कुछ चलता है। तो ये कहना तो गलत होगा। मुख्यमंत्री हैं तो उनमें इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को संभाल सकें। तो ये कहना तो गलत होगा, और अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक दुखद स्थिति है हमारे प्रदेश की। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त नेताओं की सुनी जाती थी। आज का ये दौर है कि नौकरशाही के आगे न किसी सांसद की, न विधायक की, किसी की नहीं सुनी जाती। तो इस सरकार में भी वही चल रहा है। इस सरकार में अगर मैं उत्तर प्रदेश में अभी देख रही हूँ तो खुद दिखाई पड़ रहा है मुझे कि जो विधायक हैं या सांसद हैं वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि कर नहीं रहे हैं ये बोलना गलत होगा, कर नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से एक सांसद को या विधायक को उत्तर प्रदेश में अपने अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो हो रहा है वो ऊपर से जो निर्णय आता है उसी के हिसाब से या पॉलिसी के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हो रहा है। ऊपर से निर्णय लखनऊ से या फिर दिल्ली से? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये कहीं से तो निर्णय आता होगा अधिकारियों के पास। और अगर हमारे प्रदेश की बात है तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ही आदेश देते होंगे, और जो सेंट्रल के प्रोग्राम्स हैं उसमें सेंटर से आता होगा। अखिलेश जी कहते हैं कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं बहुत ज़्यादा।
अगर टकरा ना रहे होते तो ये हालात भी ना होते। हम्म। जब टकराते हैं तभी दिक्कतें आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा देश अच्छा चले, हमारा प्रदेश तरक्की करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर टकरा रहे हैं तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जब ये सरकार चल रही है, विधानसभा सत्र में हम जब देखते हैं अखिलेश और योगी आदित्यनाथ जब सामने होते हैं, तो उस बहसबाजी को लेकर तमाम ऐसी भी बातें होती हैं, जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, और समाजवादी के तो बड़े नेता ऐसे हैं। तो ये जो अंदर खाने वाली राजनीति है उसको कैसे समाजवादी पार्टी संभालेगी? सबसे मेन तो वही घर संभालना है अपना। देखिए, ऐसा है कि ये आप सोच रहे हैं, मैं अपना खुद का एक तजुर्बा बताती हूँ कि जब मैं सांसद थी और सेंट्रल हॉल में बैठते थे, तो हम लोग ये नहीं देखते थे, हम कांग्रेस पार्टी से सांसद थे उस समय, लेकिन हमारा जो 2009 से 14, उस समय सेंट्रल हॉल में हम सबसे बात करते थे, सबके साथ हमारा संपर्क होता था, खाना पीना साथ होता था, चाय साथ बैठ के पीते थे। और चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश की पार्टियां हों या देश की पार्टियां हों, चाहे साउथ इंडिया की पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो अपने वेस्टर्न इंडिया से, या कोई भी पार्टी हो, तो मेरे ख्याल से जो चुना हुआ सदस्य आता है, ये कोई बंदिश नहीं होती है कि वो दूसरों से बात ना करे, क्योंकि जब तक एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे तो इस संविधान में सही तरीके से हम अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिस नज़रिए से आप कह रहे हैं, वो नज़रिया ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपस में समझौते हो रहे हैं, या कोई किसी तरीके की राजनीति और रणनीति अलग तरीके से है। तो मेरे उसमें नहीं आई है ऐसी बात, और मैं सोचती हूँ कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में आपस में बात करना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि विधानसभा में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वो क्यों? ऐसा है कि अखिलेश जी ने नहीं कहा था, शायद ये गवर्नमेंट ने ही कहा था, अखिलेश जी ने उस पर टिप्पणी की थी कि और वो भी मजाक में कि भाई अगर ये सीसीटीवी कैमरा देख के भाजपा के लोग भाग जाते हैं तो अब वो बेचारे विधायक क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा लगा है या लगाया जा रहा है, कुछ सोच समझ के लगा रहे होंगे, और अगर अखिलेश जी भी लगवाते हैं तो सोच समझ के लगवाएंगे, और अगर अभी सरकार लगवा रही है तो सोच समझ के लगाएगी। जब समय आएगा और उसमें कुछ गलत होगा तो हम जैसे लोग बोलेंगे। अभी सरकार तो कांवड़ को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, उस पर तमाम विवाद है। कांवड़ रोड पर जैसे नेम प्लेट बदलने की बात पिछले साल से विवाद चल रहा है। फिर कुछ लोग कांवड़ियों को इस तरीके की बातें कह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर उस पर कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं आ पाती आप लोगों की। तो ये कांवड़ का विवाद जो है पूरा नेम प्लेट से लेकर जो तस्वीरें मारपीट की आ रहे हैं सब कुछ पर आपकी टिप्पणी क्या होती है जब आप ये तस्वीरें देखती हैं? तो देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि कांवड़ है क्या। जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं और पैदल जाते हैं, ये एक आस्था की बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ की उम्र होती है। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका कांवड़ में जाना अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो वो भी शायद कांवड़ में जाएंगे। और कुछ युवा हैं, काम काज के बजाय, अपने कर्म के बजाय वो इस पे निकलते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि उसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म और जो आस्था है वो कम दिखती है, शोर ज़्यादा दिखता है। तो जब उसमें शोर दिख रहा है तो फिर वो आस्था कहाँ गई? आप तो सिर्फ साबित कर रहे हो कि आप कांवड़ लेके जा रहे हो। वो आपके अंदर की श्रद्धा, आपके अंदर की आस्था, जल चढ़ाने जा रहे हो, उसका एक तरीका होता है, वो करने जाते हैं। तो आस्था और कांवड़ को पहले या तो इकट्ठे देखें या अलग देखें। जब कांवड़ को आप आस्था से देखते हो तो वो हमारी परंपरा है, लेकिन आज के जो माहौल है उसमें कांवड़ में आस्था नहीं दिख रही। तो इसलिए जो गलतियां हो रही हैं
वो नहीं होनी चाहिए। और सरकार का दायित्व है कि इस तरह की चीज़ों को सिर्फ आस्था के नाम पर छोड़ नहीं देना चाहिए। सरकार तो पुष्प वर्षा कर रही है। मुझे लगता है कि गलत कर रही है, क्योंकि पुष्प वर्षा उस पे करो जिसके अंदर आप दिखाई पड़ रहा है कि शिव जी की भक्ति लेकर आदमी चल रहा है। झगड़ा करके, शोर मचा के, डीजे बजा के अगर जा रहा है तो आस्था कहाँ है? लेकिन उसमें ये चीज़ और आती है कि जो दुकानें हैं कांवड़ रूट पर, उस पर नाम लगा होना चाहिए। आपका नाम जो भी है आप लगाइए अपनी दुकान पर। ये तो मुझे बात समझ में नहीं आती, पहले भी उठी थी। एक फल हम खाते हैं, फल की ना जात होती है ना धर्म होता है। बेचने वाला फल बेच रहा है, अपनी आमदनी कर रहा है, तो इसमें नाम लगाओ या ना लगाओ, उसको भी, वो भी देश का नागरिक है। उसको इस तरीके से आप अलग करोगे तो वो गलत तो है ही, हमारे संविधान के हिसाब से तो नहीं है। हाँ, संविधान के खिलाफ किसी को अगर चलना है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी यही कांवड़ से ही जुड़ा एक सवाल और कि एक शिक्षक ने स्कूल में ऐसी कविता पढ़ी कि कांवड़ लेने तुम मत जाना, मानवता का दीप जलाना। उस पर इतना बवाल, इतना विवाद हुआ कि एफआईआर तक दर्ज हो गई। जब ऐसे केसेस आप देखते हैं तो फिर उस शिक्षक की गलती आपको नज़र आती है? मुझे उस शिक्षक की बिल्कुल गलती नज़र नहीं आती है। इसकी वजह यह है कि वो शिक्षक है, एक गुरु है, एक टीचर है। उसको अपने बच्चों की पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान है, तो उसके नज़रिए में ज्ञान का दीपक ज़्यादा ज़रूरी है। इस उम्र में कांवड़ लेके जाने का कोई मतलब तो बनता नहीं। इतने छोटे से बच्चे के अंदर कौन सी तरीके की आस्था या जल चढ़ाने की प्रक्रिया को समझ पाएगा? तो लेकिन क्या होता है कि जब एक तरीके का उत्साह होता है, गांव वाले कहते हैं, तो उनको भी लगता है मुझे जाना चाहिए, और ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया जब बन जाता है तो वो गलत है। तो वो गुरु सही बता रहा है, ये उम्र नहीं है तुम्हारी कांवड़ जाने की, ये उम्र है तुम्हारी ज्ञान के दीपक की जलाने की। कांवड़ जाने का वक्त आएगा तो कांवड़ भी चले जाना। अगर समाजवादी सरकार आई तो क्या इसी तरीके से कांवड़ियों के रूट पर नाम बदलाव होंगे, इसी तरीके से पुष्प वर्षा होगी? ऐसा है कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी थी, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले भी थे, और जितना विकास का काम उन्होंने किया है, शायद ये मुद्दे ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। धर्म और राजनीति अलग है। धर्म अपनी होती है, सुविधा देना सरकार का दायित्व होता है, लेकिन इस तरीके का विवाद पैदा करना संविधान के हिसाब से सरकार का दायित्व नहीं है। लेकिन धर्म और राजनीति अब एक साथ चल रही पिछले कुछ सालों से। हम जैसे लोग उसको नहीं ठीक समझते। तो ठीक कैसे होगा वो? ऐसा है कि जब धर्म की बात करो तो ऊपर वाले पे भरोसा है, और राजनीति पे बात करो तो अपने आने वाले नेताओं के, अखिलेश यादव जैसे नेताओं पे भरोसा है। तो एक तरफ कहते हैं बीजेपी वाले कि हमने देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, अयोध्या में इतना भव्य तरीके से राम मंदिर बना, अब मथुरा की बारी है, तो कॉरिडोर मथुरा में बनना चाहिए। ऐसा है कि काशी विश्वनाथ जी भी मैं घूम के आई हूँ। हो सकता है सुंदर बनाया हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो काम, लेकिन मैं खुद अपने आँखों से देख के आई हूँ और रो के आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर 12 शिवलिंग की एक दरबार होता था, वो भी तोड़ दिया गया। कई मंदिर वहाँ पर, जो एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर था जिसकी परिक्रमा किए बिना आप शिव जी की दर्शन नहीं कर सकते, वो सब तोड़ दिया गया। तो हो सकता है सुंदरता कॉरिडोर के नाम पे किया गया, लेकिन हम जैसे लोगों की आस्था पे भी ठेस पहुंची है। तो कॉरिडोर बनाना और टूरिज़्म सेंटर बनाना अलग बात होती है, और आस्था और धर्म अलग चीज़ है। अब आस्था और धर्म को चलिए अलग करते हैं, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति पर। इस वक्त जो बवाल चल रहा है, शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमने शुरुआत में बात की मर्जर की। उस विरोध प्रदर्शन में क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? बड़े नेता नजर आएंगे उनके साथ, शिक्षकों के साथ? शायद आपको पता होगा कि आखिरी बार जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी तब समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। शिक्षक प्रमुख है। और एक बहुत खूबसूरत ट्वीट मैंने देखा था केरला का,
जिसमें एक लड़की है स्कूल में, और उस स्कूल में हेडमास्टर भी है, उस स्कूल में टीचर्स भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला है, वो सुविधा देना हमारे सरकार का दायित्व है। आप भर्ती ही नहीं करोगे, स्कूल मर्ज कर दोगे, स्कूल की गिनती कम कर दोगे, तो एक तो नए टीचर आप लोगे ही नहीं क्योंकि स्कूल कम हो गए, और दूसरा ये कि नौकरियां तो गईं। एक उम्मीद होती है, आदमी बीएड करता है, टीटी करता है, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नौकरियां तो समाप्त हो गई। और दूसरा, सबसे ज़्यादा आपका देश का भविष्य जो टिकता है शिक्षा पर, उसको आपने बहुत बड़ी मार दे दी। तो मेरे ख्याल से ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा और सोच तो शिक्षा के प्रति जैसी है वो बताई जा चुकी है, लेकिन कोई भी जना जो देश के भविष्य को चाहता है वो उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन बीएड वालों को तो पिछले कुछ साल में महत्व ही खत्म हो गया। सबने 3-4 साल पढ़ाई की, फिर पता लगा कि आप इस एलिजिबल नहीं हैं, फिर टीटी, फिर इस तरीके की जो परिवर्तन होते हैं किसी भी सरकार में हो, ये बोझ डालते हैं बच्चों पे। देखिए, ऐसा है, बोझ डाल रहे हैं, बच्चों पे भी बोझ डाल रहे हैं, उन लोगों पे, उन युवाओं पे जो बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी और अब हम अपना कर्म और धर्म पूरा करेंगे, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिलता। बार बार उनको ये बता दिया जाता है, नहीं ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो नौकरियां जब नहीं होंगी तो उसका नतीजा क्या होगा? शिक्षित युवा बेरोज़गार जब बैठा रहता है तो उसके मन में क्या क्या आएगा, क्या क्या करेगा? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये समाज में एक तरीके का आक्रोश और एक तरीके का क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, उसका कारण है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास आमदनी नहीं है। और जब काम नहीं है, आमदनी नहीं है, युवा क्या करेगा? अपेक्षाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, एक्सपोजर बहुत है। वो टीवी में भी देख रहा है, पिक्चरों में भी देख रहा है, मोबाइल में भी देख रहा है, लेकिन उसको पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा उसको। तो मेरे ख्याल से पहला दायित्व तो सरकार का होता है कि शिक्षा के साथ साथ आप उन लोगों के रोज़गार का कोई साधन ढूंढो। और रोज़गार अगर नहीं भी है तो मैं एक बहुत पुरानी बात बताती हूँ। राजा महाराजा पहले बहुत बड़े बड़े इमारत बनाते थे, तो लोग कहते थे कि क्यों बनाते हैं। उसको मैंने बहुत गहराई से जब जाना तो समझ में आया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते थे, वो जो आम जनमानस है उनको काम देने के लिए बनवाते थे। उतने दिन जितना पैसा उनका खर्च उस इमारत बनाने में बनेगा, उतने में कितने घर पल जाते हैं। चाहे मनरेगा में आप तालाब बनाते थे, अक्सर लोग कहते थे क्यों तालाब बना रहे हो? दो चीज़ें थी, एक एनवायरनमेंट, पानी, और दूसरा रोज़गार। इतनी खुशहाली नज़र आ रही थी उस टाइम पे, मुझे याद है कि अचानक एक गांव का जना जो गांव के बाज़ार में जाता था, अगर वो सोचता था कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी ले जाऊंगा, धोती ले जाऊंगा, वो दो ले जाता था। स्वाभाविक है, उसके पास हाथ में कुछ पैसा आया था। अभी हालात ऐसे हैं कि जो वो उगाता है या जो उसको मिल जाता है या किसी तरीके से पा लेता है, हाथ में पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। गांव के लोग, अब शहर के लोगों में की बात अलग है, उनको अलग तरीके से डील करना चाहिए और गांव के लोगों को अलग तरीके से डील करना चाहिए। आपने महिलाओं की बात की तो फिर मुझे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वो घोषणा याद आ रही कि स्त्री सम्मान वृद्धि योजना 2027 में सपा की सरकार बनते ही शुरुआत होगी, 3,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। तो क्या ये उसका बदला हुआ रूप है, लैपटॉप और साइकिल जो मिलती थी? जी नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने लैपटॉप भी दिए, साइकिल भी दिए, और उस समय सबसे पहली बार इस देश में महिलाओं को 500 रुपये की एक निधि भी देते थे। और वही उसी का जो था प्रोजेक्ट, उसको अब भाजपा की कई सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने
लाडली और ये कह के बहुत सारे बना दिए उन्होंने योजनाएं, लेकिन ओरिजिनली वो अखिलेश यादव जी की ही योजना थी। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस समय के मुताबिक वो उतना देते थे, और जब हमारी सरकार आएगी तो आज के ज़माने के हिसाब से हम 3,000 रुपये देंगे। हमसे किसी ने ये कहा, मैं आपके सवाल के पहले ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सवाल करते कि आप कहेंगे कि भाई पैसे क्यों दे रहे हैं महिलाओं को। एक मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा मैं एक विधवा हूँ और मैं जानती हूँ मेरे पास भगवान की दया से है, लेकिन कई ऐसी विधवाओं को मैं देखती हूँ कि घर में उनके पास कोई आमदनी नहीं है, कोई पति नहीं है जो उनके हाथ में 100 रुपये रख सके। जब उसके हाथ में 300 रुपये 500 रुपये भी आते हैं तो अपने नाती पोतों को देने के लिए 10-20 रुपये उसके पास होते, वरना वो अपना मन कसूस के बैठ जाती है। एक औरत को घर में हाथ में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती घर में। तो जो गरीब औरत है उसको अगर 3,000 रुपये मिलते हैं तो इस्तेमाल उनके बच्चों पे ही होगी, उनके पति पे ही होगी, घर के बूढ़े बीमारी पे ही होगी। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ की सोच को समझना ज़रूरी है, बनस्पत उसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह समझना। आप कह रहे हैं स्त्री सम्मान की बात, दूसरी तरफ ये सरकार कहती है जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई, तो फिर इस पर आपकी टिप्पणी क्या होती है? ऐसा है कि ये मैं तो कहती हूँ ये पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से बोल रहे हैं, वरना मैं जानती हूँ और इन 10 सालों में जितना महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न मैंने देखा है उतना पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है एक निर्भया हो सकता है एक वो हो, लेकिन यहाँ तो रोज़ हो रहा है। अभी मैं आई हूँ उन्नाव से, कुछ ही दिन पहले 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ। कहीं सुना आपने? कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज आपकी सरकार है 10 साल से, क्या हाल है महिलाओं का और क्या हाल है उन छोटी बच्चियों का। तो ये तो मैं तो कहती हूँ कि जो ये बोल रहे हैं दुर्भाग्य है कि बिना देखे बोल रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं जानते। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर बेटी छेड़ी तो अगले चौराहे पर ठोंक दिए जाओगे। कोई देखा है अभी तक? आप तो देख ही रहे हो कितने विधायक सांसद क्या कर रहे हैं उन्हीं की सरकार के। कुछ हुआ है? किसी को कुछ किया है? अगले चौराहे तक तो पहुंच ही गए, वो तो आगे भी पहुंच रहे हैं। नहीं, बुलडोजर कार्रवाई और इनकाउंटर नीति ने भले ही विरोधियों को मौका दिया, लेकिन सरकार कहती है कि हमारी इसी नीति पे हम चल रहे हैं। उनकी क्या सोच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो वो घर गिरते देखे जिन्हें नहीं गिरना चाहिए था। मैंने वहाँ बुलडोज़र चलते देखा और वहाँ आंसू भी देखे, बच्चों को अपनी किताबों को ले जा के उठा के भागते हुए भी देखा। तो शायद वो पहलू वो देखना ही नहीं चाहते। आप किस पे बुलडोज़र चला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी कोई गिनती हो रही है, कोई समझ हो रही है? आपने तो सुना दिया कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। शायद जो गलत तरीके से इमारत बनी गई है या बिल्कुल खुलेआम सबको पता है ये साबित हुआ है कि गलत है, तो बुलडोज़र चलाना अनिवार्य होगा। लेकिन आप चला कहाँ रहे हो? अगर एक वैसी जगह चलाते हो तो 10 ऐसी जगह चला रहे हो जहाँ नहीं चलना चाहिए था, तो वो दुख होता है। तो बुलडोजर और इनकाउंटर नीति तो पहले भी रही तमाम सरकारों में, आपको लगता है इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया? ऐसा है कि एक तरफा जब बात होती है तो स्वाभाविक है, ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ा दिया गया। मेरे ख्याल से बुलडोज़र की नीति तो हाँ कुछ ज़्यादा ही है, बढ़ा चढ़ा नहीं दिया गया। रही इनकाउंटर की बात तो दुखद है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनका इनकाउंटर होना चाहिए था पर नहीं हुआ, और जिनका नहीं होना चाहिए वो हो गया। भगवान ना करे किसी को कोई मारना पड़े। इस देश में कानून है, उस कानून व्यवस्था के मुताबिक चलना चाहिए। उसको पकड़ो, आप उसके ऊपर केस करो, उसको जेल में बंद करो। जब केस प्रूफ हो जाए तब आप उसको जो भी सज़ा देना चाहे दें। कोई भागता हुआ इंसान
का इनकाउंटर होता है, लेकिन जिस तरीके के इनकाउंटर हम देख रहे हैं उसमें इंसान बेचारा भाग नहीं रहा था। जाति और धर्म देखकर होता है क्या? होता होगा, होता होगा, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़्यादा करीब से देखते हैं, हमसे बुलवा के आप क्या कर लेंगे। एक मुद्दा और किसानों का है उत्तर प्रदेश के, और सबसे बड़ी समस्या उनकी ये कि रात रात भर जागना पड़ता है। जागना इसलिए पड़ता है क्योंकि छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अखिलेश यादव के हर दूसरे दिन तो ट्वीट ऐसे होते ही हैं कि वहाँ पर सांड वहाँ पर बैल। हालांकि उन्हें बाद में एक पक्ष ट्रोल भी करता है कि सांड और बैल की ही राजनीति करिए, ट्विटर से बाहर निकलें। वो जो किसानों की समस्या है, इस सरकार में तो मैंने कई नेताओं से सवाल किए और मैंने कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, राजनीति ना होकर। लेकिन अगर सपा की सरकार आती है तो क्या ये चीज़ें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। छुट्टा जानवर अगर आप देख रहे हो तो आपने इन 10 सालों में देखा है, पहले तो इतने छुट्टा जानवर नहीं थे, होते थे पर बहुत कम। कोई गरीब आदमी अपना जानवर छोड़ देता था अगर पाल नहीं पाता था। लेकिन सच बताएं तो पशु बाजार होते थे, और एक गरीब आदमी, एक किसान अपना जो नहीं पाल पाता था, जिसका उपयोग नहीं था, उसको बेच देता था। लेकिन अब जो है वो इसलिए पशु बाजार बंद कर दिए गए कि वो जानवर बिकेंगे तो वो कटेंगे। बहरहाल ये भी पता है कि हमारा बीफ एक्सपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक किसान को अपना जानवर नहीं बेचने दे रहे हो। एक बहुत खूबसूरत बात शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी ने कही। उन्होंने कहा कि गाय, मैं भी गौदान बहुत करती हूँ, और एक गाय जो होती है उसमें अंतर होता है। जो आपकी देसी गाय होती हैं उसकी कुछ 52-53 ब्रीड्स हैं, वो देसी हैं। उन गाय की पूजा होती है, उनको हम राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हैं या उनको हम पूजनीय मानते हैं। बाकी जितनी हाइब्रिड हैं वो गाय नहीं है, गाय जैसी हैं, उनको गवाय कहते हैं। तो आप गाय की रक्षा करो, उनके लिए जो कानून और उनके लिए जो बनाना है बनाइए, उनको किस तरीके से हम संभाल के रखें उसकी नीति बनाइए। लेकिन जो गवाए हैं या बैल हैं वो तो किसान का एक, जिसको कहते हैं ना, आमदनी का साधन है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें कोई हस्तक्षेप करना तो प्रकृति से हस्तक्षेप करना है। उसका नतीजा ये है कि जो आपके किसान हैं वो बस खेती ताकते जा रहे हैं। एक दिन, अभी हाल में 3-4 दिन पहले एक गांव में मैं गई जहां पर एक आदमी ख़त्म हो गया धान की रुपाई के टाइम, और साथ में उसकी माँ ख़त्म हो गई, क्योंकि वो दोनों गए थे बटाई के खेत में रुपाई करने। और वहाँ पर जिसका खेत था वो जानवर को बचाने के लिए उसने तार में करंट लगा रखा था। उसकी सास की दोनों चारों उंगलियां जल गईं ये वाली, और ये दोनों ख़त्म हो गए। अब रह कौन गया? एक औरत 3 बच्चों के साथ, जिसकी सास भी ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा बच्चा 8 साल का है और सबसे छोटा गोदी में है। बल्कि उस लड़की को देखो तो वो 23-24 साल से ज़्यादा नहीं लगती मुझे। अब ये आप दोष किसको दोगे? किसको दोष दोगे? आप दोगे दोष उस बटाईदार को, आप दोष दोगे सरकार को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, किसको दोष दोगे? मेरे हिसाब से तो ये दोष कारण पे जाना चाहिए। कारण है जानवर, जानवर से बचना। किसान क्या करे? नतीजा क्या है? लोग कभी बैल से मर जाते हैं, कभी करंट से मर जाते हैं। तो करंट से याद आया मुझे कि इन गर्मियों में करंट वहाँ नहीं आ रहा है जहाँ आना चाहिए। मतलब लाइट की बड़ी समस्या है, और ये भी सच है कि स्थितियाँ थोड़ा बहुत बदली हैं, लाइटें गांव में पहुंची हैं, लेकिन नोएडा जैसे शहर में पीक आवर्स में लाइट कट जाती है। और फिर जब आप मंत्री जी से सवाल कीजिए तो मंत्री जी कहते हैं कि इससे बेहतर लाइट कहीं नहीं मिल सकती।
मेरे ख्याल से जहाँ सवाल कर रहे हैं वहाँ से जवाब आपको मिल ही रहा है, और महसूस भी आप कर रहे हैं, तो मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि नोएडा जैसे शहरों में लाइट अगर कट रही है तो ये स्थितियाँ कब बदलेंगी? हमारी सरकार ले आई है। ये तो जनता तय करेगी। तो आपने पूछा कब, तो मैंने जवाब दे दिया आपको। तो जनता के बीच में जाने की कुछ प्लानिंग होंगी ना, कुछ तो मुद्दे होंगे, क्योंकि अब तो 2 साल बचे हैं। ऐसा है, मुद्दे अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हम्म। कहाँ से शुरू करेंगे, कोई अंत ही नहीं दिख रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरीके के मुद्दे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। किसान, युवा, बेरोजगार, महिला उत्पीड़न, मुद्दों की कमी है क्या? सामने वाला आपका अपोजिशन जो है उसके पास मुद्दे हैं मथुरा ईदगाह, उसके पास मुद्दे हैं मेरठ का मुद्दा, उसके पास मुद्दा है फिर काशी विश्वनाथ का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, उसके पास मुद्दा और कुछ भी है। उन मुद्दों के सामने क्या ये मुद्दे डिरेल नहीं हो जाते हैं? मुझे नहीं लगता डिरेल होते हैं, क्योंकि इन मुद्दों की बात जब मैं करती हूँ तो यहाँ पर काशी बाबा को लेके बैठी हूँ, विश्वनाथ जी को। यहाँ पर मैं राधा को लेके बैठी हूँ, यहाँ पर मैं कृष्ण को लेके बैठी हूँ। तो मुझे भरोसा है उस पर कि वो मुद्दे ज़िंदगी जीने के लिए हैं, और वो मुद्दे ज़रूर लोगों को समझ में आएंगे। निवाला भगवान मुंह में नहीं डालता, आपका कर्म डालता है। अब भगवान साथ देता है अगर आप कर्म करते हो। अगर आप कर्म ही नहीं कर रहे हो तो वो कैसे आपको देगा? पीडीए में कौन है, पिछड़ा, दलित, अगड़ा? जी नहीं, पीडीए में है पिछड़े, हम्म। जो जाति से पिछड़े हैं और जो अपनी ज़िंदगी में पिछड़ गए हैं। उसमें जात का कोई लेना देना नहीं। वो दलित हैं जो जात में दलित हैं या अपनी ज़िंदगी में वंचित हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। और अ से अक़लियत भी हैं और आधी आबादी भी है, जैसे मैं। तो आप पीडीए को अगर उस नज़रिए से देखोगे, राजनीतिक नज़रिए से, तो अलग दिखेगा। लेकिन अगर सामाजिक तौर पे जो स्थिति है उस नज़रिए से देखोगे तो आपको ज्योतिराव फूले के साथ अखिलेश यादव तक सब दिखाई पड़ जाएगा। अंबेडकर जी का संविधान भी दिखाई पड़ जाएगा। और आज अखिलेश जी जो करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं सामाजिक मुद्दा है। और इस सामाजिक मुद्दे को मैं समझती हूँ और मैं उसका पूरा हर तरीके से जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। इन तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों से जब मेरी बात हुई, उसमें से कुछ ऐसे लोग जो विरोध में चले गए हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी वाली सपा और अखिलेश जी वाली सपा में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, अब वो बात नहीं रही। ऐसा है कि मेरे ख्याल से वो पुराने हैं और अखिलेश जी एक नई सोच और समझ के साथ हैं। उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब मास्टर्स किया हुआ है तो वो पोल्यूशन को भी समझते हैं, देश के हालातों को एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह समझते हैं, भविष्य को समझते हैं और उस नज़रिए से देखते हैं। और आज जो ये पीडीए की सामाजिक लड़ाई है उसको भी आज के नज़रिए से देखते हैं। तो वो ज़माना जब आज़ादी के बाद कांग्रेस राज कर रही थी और आज में बहुत अंतर आया है। उसी तरीके से अंतर आना, चेंज होना, आगे बढ़ना, ये प्रकृति का नियम है। जो पीछे रहना चाहते हैं पीछे रह जाएं, मैं तो उनके साथ आगे हूँ। अयोध्या की जीत ने आप लोगों को ये बता दिया कि हर जगह अब सपा आने वाली है? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक तौर पे कोशिश ये है कि हर जगह सपा आएगी और मुझे विश्वास भी है। लेकिन व्यक्तिगत सोच पे मुझे लगता है कि सपा का आना अनिवार्य है। कुंदरकी में जो हार मिली उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, उसके बाद बीजेपी ने कहा देखिए अब मुस्लिम भी नाराज हो गए आप लोगों से, वो चिंता का विषय था सपा के लिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए अब सवाल जवाब से आते हैं आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ में। कॉर्पोरेट से राजनीति में आना कैसे हुआ? कॉर्पोरेट से राजनीति, जब आप भी काम कर रहे हो और भगवान करे आप बहुत आगे बढ़ो, लेकिन एक समय आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा आए जब आपको अच्छा लगे और लगे कि अब समय आ गया है
कि मैं अपने समाज को कुछ दे सकूं। मैं अपने उन्नाव जहाँ पैदा हुई थी वहाँ कुछ करना चाहती थी, तो मैंने समाज सेवा से शुरू किया था करीबन 2000 के थोड़ा पहले, 99-98 के आसपास। लेकिन 2006 तक जिस तरीके का काम मैंने किया, लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप भी क्यों नहीं चुनाव लड़ती हैं और आप भी राजनीति में क्यों नहीं आती। और एक ही कारण मुझे नज़र आया राजनीति में आने का, कि समाज सेवा व्यक्तिगत आप एक लिमिट तक कर सकते हो, लेकिन अगर सही मायने में लोगों की मदद करनी है तो जो नीतियाँ बनती हैं उस पे अपना योगदान देना, या जो सरकारी अनुदान मिलता है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उसमें अपनी भागीदारी निभाना, वो मौका सिर्फ राजनीति में आके ही मिलता है। इसलिए मैं वहाँ से जब संतुष्ट हो गई तो यहाँ लोगों की सेवा में चली आई। सपा और कांग्रेस में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? आप दोनों पार्टियों में रही। ऐसा है कि सपा या कांग्रेस या कोई भी ये पार्टी, एक पार्टी इस हिंदुस्तान को छोड़कर सभी इस संविधान को मानती है, इस लोकतंत्र को मानती है, समाजवाद विचारधारा को मानती है। तो विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। नेताओं में अंतर है, पूर्वजों जो उनके नेता हैं उनमें अंतर है, समय समय के बदलाव, और एक पार्टी जब गलत रास्ता पकड़ती है तो दूसरा थाम लेती है। तो उस तरीके के बदलाव आते रहते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि अखिलेश यादव एक मेरे ख्याल से समाजवाद विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा में सबसे आगे है। तो मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। अब जिस तरीके से आपने एक महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया है, सबसे बड़ी क्षति क्या रही जीवन की जिसके बाद आप और मजबूत हुए, न कि कमज़ोर? मेरे ख्याल से व्यक्तिगत जीवन में ऊपर वाले की दया से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, सिवाय मेरे पति के जाना। तो वो क्षति अलग है और उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहली जीत, जो बड़ी जीत थी, उसने बहुत बड़ी ताकत दी मुझे। जिस ताकत से मैं 2 चुनाव हारने के बाद अपनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस किया, ना कि घटता हुआ। तो राजनीति में जब आप जनता के बीच में जाते हो, उनका प्रेम पाते हो, उनकी आशाओं की तरफ देखते हो, महसूस करते हो, तो आपकी ताकत बढ़ती है, भले ही वो जीत हो या हार हो। और महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? जो अपनी बात खुल के रखो। हम आधी आबादी हैं, 50% हमारा वोट है, चाहे आप किसी जात की हो, चाहे किसी धर्म की हो। देश की नीति हमारे घर की नीतियों और हमारे घर के चूल्हे को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण और मजबूती बहुत ज़रूरी है। और अपनी बात को मजबूती से रखिए और इस देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में अपना योगदान दीजिए। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की डिफिनीशन आपकी डिक्शनरी में क्या है? जब कोई औरत अपने बल पर परिवार के लिए, समाज के लिए कोई निर्णय लेने की योग्य बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं वो महिला सशक्त है। एक और डिफिनीशन इसी अपने देश में या दुनिया में है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ऐसा है कि हम कभी तक कहीं भी रहें, हम कुछ भी करें, हमारे लिए पूछने वाला कोई ना हो। और दूसरी तरफ आपने जो बताया, तो इस दो में फ़र्क नज़र आता है कुछ, या अपनी अपनी सोच है? ऐसा है कि फेमिनिज्म की बात आप कर रहे हैं और मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ। तो फेमिनिज्म जब आप बात करते हो वो अलग चीज़ है, उस पर अलग डिस्कशन होना चाहिए। जब आप सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात करते हो वो अलग है। तो सवाल आपका एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, आप साथ में नहीं कर सकते।
तो जिस तरीके से आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कही, लेकिन अभी उतनी भागीदारी तो मिली नहीं। 33% की बात तो संसद भी करती है, लेकिन कब लागू होगा, कब मिलेगी, पता नहीं। ऐसा है कि पंचायत में हमको मिला, हम्म। और पंचायत में जो महिलाएं प्रधान बन के आईं या जिला पंचायत में बन के आईं, बीडीसी बन के आईं, तो उसमें मैंने खुद ही 10 साल में देखा है कि शुरू में तो वो दरवाजे के पीछे से ही कर रही थी, लेकिन अब कुछ प्रतिशत खुद आगे आ रही हैं। तो इन चीज़ों में समय लगता है, और कुछ भी कहो, पुरुष प्रधान एक देश को महिला प्रधान बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बराबर का बनाने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, और देश के नाम एक संदेश में चाहूँगा आपकी तरफ से। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत अलग अलग फूल हैं, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, मणिपुर से लेकर और यहाँ गुजरात तक, या नीचे तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक। सबकी भाषा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन हम एक हैं। तो एक इस विभिन्नता में ही बने रहो, सबको बदलने की कोशिश मत करो। सबकी फूल अपनी खुशबू रखते हैं, उसकी खुशबू को मारो मत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया वो बहुत अच्छा लगा। और मैं आसपास का ही हूँ, कानपुर और उन्नाव के, प्रतापगढ़ मेरा बेसिकली है, तो उन्नाव काफ़ी आना जाना रहा। और जब मैं 14 में आया तब से मुझे एक नाम आपका सुनाई दिया था कि हाँ कोई उन्नाव की सांसद हैं, और उसके बाद से जो केसेस हुए उन्नाव में मैं कवर भी करने गया, एक दो बार आपके मैं कवर करते हुए बाइट लेने भी आपके यहाँ गया। तो आज मौका मिला बात करने के लिए इतना खुल के, तो हमें इसके लिए खुशी हुई आपसे बात करके। तो ये थी हमारे साथ उन्नाव की पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता अनु टंडन जी, जिनसे हमने हर एक मुद्दे पर बात किया है जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अहम सवाल भी, वो चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर बैल और साड़ की राजनीति करने की बात कहने वाले लोगों से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर देश की महिला सशक्तिकरण की बात हो, और हर एक मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ लगातार, क्योंकि यहाँ पर किसी और सक्सेस से किसी और दिन मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।